Hello everyone, welcome back to my channel Chemistry Carnival. In this video, we are going to study a GOC topic that is aromaticity. So aromaticity start करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम aromaticity पढ़ ही क्यों रहे हैं. So why are we studying this aromaticity? So firstly, take an example that if you have an alkene, okay, normal alkene, I am saying ethene, okay. Now you also know about बेंजीन. बेंजीन भी क्या होती है, एक तरीके से एल्कीन ही है क्योंकि यहाँ पर भी पाई बॉन्ड्स है. बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लाइक दिस, राइट. यहाँ पर भी डबल बॉन्ड्स है, सो दिस इज ऑल्सो हैविंग 3 एल्कीन्स, वी कैन से लाइक दिस, राइट. अगर आप एल्कीन के अंदर नॉर्मल X2 ऐड करवाते हो, X2 मीन्स हैलोजन, आई एम सेइंग दैट Br2 आप ऐड करवा रहे हो, ठीक है. सो जब हम Br2 ऐड करवाते हैं तो हम एडिशन रिएक्शन देखते हैं, मतलब आपके जो ये हैलोजेंस है Br वो ऐसे एड अप हो जाते हैं, ठीक है. दिस इज द एडिशन रिएक्शन शोन बाय एल्कीन, ओके, डन. बट यू हैव बेंजीन. अगर आप कहो कि मैं यहाँ पर भी एडिशन रिएक्शन करवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ विद एडिशन ऑफ Br2, देन यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन, मतलब कोई एडिशन रिएक्शन बेंजीन नहीं देता. सो व्हाट्स द रीजन. अब अगर आप कहो कि मैम here this is a cyclic structure, so that can be the reason, okay. so अगर आपका ये रीजन लेके चलूं कि ये साइक्लिक है, यहाँ पे आप 8 कार्बन्स का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लो. 8 कार्बन्स हो गए. अब यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली पाई बॉन्ड्स बना दिए, पाई बॉन्ड्स हो गए. दिस इज व्हाट साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन. इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, कॉट भी बोलते हैं इसको, ठीक है. इसका भी साइक्लिक स्ट्रक्चर ही है, राइट, इसका भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है. अगर मैं यहाँ पे Br2 ऐड कराती हूँ, यहाँ पर तो रिएक्शन हो जाती है, यहाँ पर तो नॉर्मल एल्कीन की तरह ही बिहेव करता है. यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि एडिशन हो जाएगी Br2 की. हेयर पाई बॉन्ड्स रिमेन इंटैक्ट एंड एक Br यहाँ आ गया, एक Br यहाँ आ गया. यहाँ पर तो नॉर्मल एल्कीन की तरह रिएक्शन हो रही है, तो फिर बेंजीन में क्यों नहीं हो रही. दैट मीन्स साइक्लिक स्ट्रक्चर इज नॉट द रीजन. व्हाट इज द रीजन? रीजन इज द एरोमेटिसिटी. एरोमेटिसिटी अभी एक्सप्लेन करूंगी, बट बेंजीन में यहाँ पर एक क्लोज शेल स्ट्रक्चर आ रहा है, अभी वो भी एक्सप्लेन करूंगी. क्लोज शेल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लोज शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं. अगर आपके सारे के सारे क्लोज शेल इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाए तो हम कहते हैं वो जो स्ट्रक्चर है उसको हमने नाम दिया है दैट इज एरोमेटिक स्ट्रक्चर. तो ये सिंस एरोमेटिक है, दैट इज वाई ये रिएक्शन नहीं दिखाएगा क्योंकि ये हाईली स्टेबल है. और मैं कॉट के बारे में भी बात करूंगी कि ये एरोमेटिक क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये रिएक्शन दिखा रहा है इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है, राइट. तो फिर क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे. सो फर्स्टली दिस वाज द इंट्रोडक्शन कि भाई एरोमेटिसिटी हम पढ़ क्यों रहे हैं. बेंजीन एरोमेटिक है इसलिए एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता, ओके. नाउ लेट्स सी, जो मैंने बोला क्लोज शेल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे बनाते हैं और उसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि ये क्लोज शेल है ये क्लोज शेल नहीं है, ठीक है. सो लेट्स सी दैट. This heading says pi molecular orbital of conjugated cyclic hydrocarbons. जो भी conjugated cyclohydrocarbons होंगे हम उनका pi molecular orbital diagram बनाना सीखेंगे. कुछ नहीं करना, एक यहाँ पर छोटी सी ट्रिक आती है फ्रोस्ट साइक्लिक रूल की, FROST, फ्रोस्ट साइक्लिक रूल, ठीक है. इसमें क्या करते हैं, मैं पहले आपको नॉर्मल बना के दिखाती हूँ, देन उसके बाद सारी रिंग्स के लिए बना के दिखाऊंगी. आप मान लो ये आपकी रिंग है, सर्कल एक रिंग हो गई, ठीक है. अब यहाँ पर हम सेंटर पार्ट ऑफ द सर्कल में क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं, ओके. दिस इज द डिवीजन. अब इसके नीचे वाले जो भी ऑर्बिटल्स होंगे उनको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इसके ऊपर लाइन के जो भी ऑर्बिटल्स होंगे उसको हम बोलेंगे ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और इस लाइन पे जो ऑर्बिटल लाई करेंगे उसको हम बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. आया समझ, ओके. नाउ सी, अब बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स के बारे में.
तो अगर मैं सबसे पहले बनाना चाहती हूँ 6 मेंबर्ड की, बना के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सो फॉर 6 मेंबर्ड रिंग बनाना कैसे होता है, सबसे पहले आप अपना सर्कल ही बना लो। सर्कल बना लिया, अब इस सर्कल के अंदर हम अपनी रिंग डालेंगे, ठीक है। सो इस सर्कल का हाफ पार्ट भी कर दिया, ठीक है, हाफ पार्ट भी कर दिया। ये एनर्जी डिपिक्ट कर रहा है बेसिकली, ये इसकी लोअर एनर्जी हो गई, ये इसकी हायर एनर्जी हो गई, लाइक दिस, ठीक है। सो यहाँ पर 6 मेंबर रिंग को आप पॉलीगन है तो उसको हम बनाते हैं कि जो पॉइंट्स हैं, जो यहाँ पे एजेस है, वो यहाँ पे ऐसे टच करनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने बना ली 6 मेंबर्ड रिंग लाइक दिस। बन गई 6 मेंबर्ड रिंग, यस। अब देखो यहाँ पर एक ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एक ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एक ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये दो डिजेनरेट है, ऊपर वाले, नीचे वाला नीचे अकेला है। This is the anti-bonding molecular orbital, this is the anti-bonding molecular orbital, this is the anti-bonding molecular orbital, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भरना चाहूँ किसके, बेंजीन रिंग के, आपके पास ये है, ठीक है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर आप डाल सकते हो दैट दिस इज 1 2 3 4 5 6, राइट। क्लोज शेल स्ट्रक्चर आ गया, और क्लोज शेल स्ट्रक्चर में सारे जो इलेक्ट्रॉन्स गए वो कहाँ गए, वो गए बीएमओ में। दैट इज व्हाई इट इज अ एरोमेटिक स्ट्रक्चर। आया, ओके। ये हमको समझ आ गया फ्रोज साइक्लिक रूल से। अब देख लेते हैं 5 मेंबर्ड का भी। सो अगर मैं यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग की बात करूं, 5 मेंबर्ड रिंग को हम कैसे डालेंगे अब अपनी रिंग्स इसमें सर्कल में। सो हियर इज योर सर्कल, यहाँ पर हमने बना दिया अपना एनर्जी लेवल। अब आपको जो पॉइंट होता है, जो एज होती है, वो इन्वर्टेड, वो नीचे की डायरेक्शन में बनानी होती है, डाउनवर्ड बनानी होती है हमेशा, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली एक एज आती है दैट इज अ पॉइंटेड वन, तो वो नीचे की डायरेक्शन में ही आएगी हमेशा। हमेशा एक सिंगल एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होना ही होना चाहिए, ये फ्रोज साइक्लिक रूल है ही है, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये आपका हो गया यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, और ये वाले हैं आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन्स भरना चाहो तो अगर मैं यहाँ पे बना देती हूँ 5 मेंबर्ड रिंग बना दी, ये डबल बॉन्ड्स बना दिए, और यहाँ पे मैंने डाल दिया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव चार्ज का भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो डालो इसमें 1 2 3 4 5 6, अगेन क्लोज शेल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 4 मेंबर्ड रिंग का। 4 मेंबर्ड रिंग कैसे बनानी है भाई, 4 मेंबर्ड रिंग में भी अब तो सेम ही है, सर्कल बनाओ, एनर्जी लेवल बनाओ, फिर से उसको एक एज नीचे आना ही आना चाहिए, सिंगल एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होना ही होना चाहिए। तो इसको हम कैसे बना देंगे, इसे डायमंड शेप में बना देंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, इसको हम ऐसे बना देंगे, बन गई डायमंड शेप में। और अब ये हो गया मेरा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये 2 ऑर्बिटल हो गए नॉन बॉन्डिंग, और ये ऊपर वाला हो गया एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 4 मेंबर्ड रिंग का। अब अगर देखते हैं हम 3 मेंबर्ड रिंग का, 3 मेंबर्ड रिंग का फिर से एनर्जी लेवल, सर्कल, नीचे एक होना चाहिए, तो नीचे की तरफ एक, और फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर कंप्लीट। यहाँ पर फिर से मेरे पास नीचे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गया और 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये होता है फ्रोज साइक्लिक रूल कि हम कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एक एग्जाम्पल लेकर चलूं, ठीक है, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ 4 मेंबर्ड रिंग का, ठीक है। यहाँ पर मैं 2 स्ट्रक्चर बनाती हूँ बस आपको समझाने के लिए, अदरवाइज अभी एक रूल बता दूंगी, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे डायरेक्ट बता दोगे कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, बट हम फ्रोज साइक्लिक रूल समझ रहे हैं कि वो जो रूल बताऊंगी मैं, जो मैं एक एक्सप्रेशन लिखवाऊंगी, वो आई तो आई कहाँ से, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने 4 मेंबर्ड रिंग बनाई, एक डबल बॉन्ड बना दिया और एक नेगेटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज बना दिया, ठीक है। और एक में मैंने क्या किया, एक में मैंने सिर्फ इसको डबल बॉन्ड ही रहने दिया, ठीक है। अब क्या करो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। यहाँ पर काउंट करो 1 2
3 4 कितने हो गए 4, ठीक है 4 हो गए। अब यही जो आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए हैं ना, इसी के अंदर तो हमें भरने हैं, तो ऐसे ही बना लेते हैं। ये 1 ऐसे ऐसे और ऐसे है ना ये, तो इनको ऐसे ही बना लो, ठीक है। मेरे को पता है नीचे वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये दो ऊपर वाले नॉन बॉन्डिंग है और उसके ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग है, राइट, ठीक। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, 6 भरने हैं आपको। सो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड फॉर्म में आ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ क्लोज शेल स्ट्रक्चर। आया समझ, गॉट इट। नाउ यहाँ पर 1 2 3 4 ही भरने हैं। सो 1 2 3 4 ये क्लोज शेल स्ट्रक्चर है नहीं, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, दैट मीन्स ये क्लोज शेल स्ट्रक्चर नहीं है। तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर आपने क्या बनाया, एक डायमैग्नेटिक स्पीशी बना दी जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट। डायमैग्नेटिक मतलब क्या होता है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, और पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, ये डायमैग्नेटिक हो गया। डायमैग्नेटिक में क्लोज शेल स्ट्रक्चर आ रहा है, और मैंने क्या बोला क्लोज शेल स्ट्रक्चर को, एरोमेटिक। और अगर क्लोज शेल स्ट्रक्चर नहीं हुआ, इसका मतलब वो स्ट्रक्चर क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। सो दिस इज द थिंग, जब भी आपके पास डायमैग्नेटिक आए तो वो होगा हमेशा एरोमेटिक, और जब भी आपके पास पैरामैग्नेटिक आए तो वो हमेशा क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। अंडरस्टूड, ठीक। अब ये सब था पूरा का पूरा फ्रोस्ट साइक्लिक रूल के बारे में। अब हम आते हैं हकल रूल के बारे में, कि जो हकल साइंटिस्ट था उसने एक एक्सप्रेशन दी, और वो बहुत काम की एक्सप्रेशन थी, उसको यूज करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता था, ठीक है। तो वो क्या थी, सबसे पहले बेसिस फ्रोस्ट साइक्लिक रूल ही था, तभी मैंने आपको ये समझाया है। देखो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई कि जो सिंगल एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होना ही होना चाहिए, एक तो नीचे आएगा ही आएगा, उसके बाद डी जनरेट आ रहे हैं दो, सब में यही कॉमन है। देखो पहला एक नीचे है, फिर दो ऊपर है, एक नीचे है दो ऊपर है, एक नीचे दो ऊपर, सब में यही कॉमन है, राइट। तो हकल ने यही यूज किया एंड उसने एक्सप्रेशन दी, जस्ट अ सेकेंड। सो उसने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हकल ही सेज कि सिंस एक एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो फिक्स्ड है मेरा, तो मतलब दो इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, उसके बाद डीजनरेट आ रहे हैं, तो उसने यहाँ पर बोला कि अगर 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये फुलफिल होता है तो वो एरोमेटिक का केस होगा। वो जो स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, एरोमेटिक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और यहाँ पे एन वैल्यूज क्या दी उसने, एन वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, एंड सो ऑन। फिर उसके बाद अब बाकी बचे हुए, अब 4n+2 नहीं है, एक्सेप्शन है, तो फिर तो उसके बाद उसने बोला कि उसके बाद जो बचे दैट इज 4n, तो 4n इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन की एक्सप्रेशन दी कि अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। और एरोमेटिक वाले 4n+2 क्लोज शेल ही है, एंटी एरोमेटिक वाले 4n इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्लोज शेल नहीं है, ये पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है। और यहाँ पे n की वैल्यूज क्या होंगी, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये होता है हकल रूल, और यही रूल आपको याद करना भी होता है, ये एक्सप्रेशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अब हकल रूल के बारे में बताने जा रही हूँ। सो हकल रूल सेज, सबसे पहले तो हकल रूल की कंडीशंस होती हैं कुछ, कि वो उन्हीं पे ही लगेगा अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई। सो हकल रूल सबसे पहले तो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स। मैं यहाँ पर सिर्फ जब एक साइकिल होगी उन्हीं के बारे में बात करूंगी हकल रूल के बारे में, अदरवाइज आप डायसाइक्लिक पॉलीसाइक्लिक में हकल रूल नहीं लगा सकते। सो इट इज फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स, पहली बात, ठीक है। अब इसकी कंडीशंस देख लेते हैं। सो इट हैज सम कंडीशंस, वो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए तभी आप एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक बोल सकते हो। सो यहाँ पे कंडीशन, पहली कंडीशन है कि साइक्लिक रेजोनेंस होनी चाहिए। मतलब अगर आप रेजोनेंस करवा रहे हो साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर तो दैट शुड बी साइक्लिक रेजोनेंस, कहीं भी रेजोनेंस ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अभी मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगी, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन बोलता है कि वो जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है ना वो प्लेनर होना चाहिए।
वो नॉन प्लेनर नहीं होना चाहिए। और हमको ये पता है नॉन प्लेनर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। इसका मतलब वो बोल रहा है सारे कार्बन एटम या तो sp2 हो या sp कार्बन हो, इसके अलावा sp3 नहीं होने चाहिए। ठीक है, नाउ द थर्ड कंडीशन सेज आपका अगर 4n प्लस 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो होता है तो आप उसको एरोमेटिक बोलोगे, और अगर आपका 4n इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो होता है रूल तो आप उसको एंटी एरोमेटिक बोलोगे। ठीक है, ये कंडीशंस हो गई, मेनली कंडीशंस तो दो ही है, इसका मतलब साइक्लिक रेजोनेंस होनी चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ कि इसको हम कैसे देखेंगे कंडीशंस को, एंड देन हम रूल भी कैसे लगाएंगे 4n प्लस 2 का और 4n का। तो यहाँ पर आ जाओ, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल अनायन पी। देखो मैंने क्या नाम बोला, इसका नाम भी पता होना चाहिए। ये क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है साइक्लो। पेंटा क्यों बोला, क्योंकि 5 कार्बन है, सो साइक्लोपेंटा। डाई इनाइल बोला, आई एम जस्ट राइटिंग इट आउट, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल बोला। क्यों बोला, क्योंकि डाईइन है ना, दैट्स व्हाई डाईइन, डाई एन आइल, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, मैं इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर ले रही हूँ। सो साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, एंड यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अनायन, सो दैट इज व्हाई इट इज साइक्लोपेंटा डाई इनाइल अनायन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। एरोमेटिसिटी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट करने हैं। सो 1 2 3 4 5 6, राइट। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए। ठीक है, अब उसके बाद आपको सबसे पहले कंडीशन चेक करनी है, साइक्लिक रेजोनेंस हो रही है, देखो हो रही है। इसको साथ वाले कार्बन में शिफ्ट करो, इस डबल बॉन्ड को साथ वाले कार्बन पे शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकती हूँ कुछ ऐसा। नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, डबल बॉन्ड, राइट। ये नेगेटिव चार्ज फर्दर मूव ऑन कर सकता है और इस कार्बन एटम पे आ सकता है, राइट। तो यहाँ पर मैं ये बना सकती हूँ, here there is a double bond and negative charge over here and double bond over here, right। इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज पूरा रिंग में घूम रहा है। इसके बाद आप बनाओगे ना एक और स्ट्रक्चर, सो here there will be दिस स्ट्रक्चर, जहाँ पे इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, वो भी बना के दिखा देती हूँ। सो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाना है मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो, ऊपर आई बटन में शो हो जाएगी। हियर आफ्टरवर्ड्स यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब आप ये चीज कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा साइक्लिक रेजोनेंस तो है। अब ये सेम स्ट्रक्चर आ गया जो हमने पहला ओरिजिनल बनाया था। ठीक है, तो इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये साइक्लिक रेजोनेंस है। डन। नाउ हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, sp2 है, sp3 तो नहीं है कोई। देखो इस कार्बन की क्या है हाइब्रिडाइजेशन, sp2। इस कार्बन की क्या है, sp2। इस कार्बन की क्या है, sp2। इस कार्बन की क्या है, sp2। अगर आपने ये बोल दिया कि मैम ये वाला तो sp3 लग रहा है, नो नेवर, दिस इज ऑल्सो sp2। क्यों sp2 बोला, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आप हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने में, हाइब्रिडाइजेशन निकालने में काउंट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में। ऑल द नेगेटिव चार्ज एंड ऑल द लोन पेयर जो भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, हम उनको काउंट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन निकालने में। अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, अगर वो रेजोनेंस दिखा रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं काउंट किया तो sp2 ही आएगी। इसका मतलब सब प्लेनर भी है, राइट। मेरा पूरा स्ट्रक्चर प्लेनर है। तो बस हो गया, अब तो बस आपको ये रूल लगाना है, तो रूल लगाओ। यहाँ पर आपके पास 6 पाई आए, तो मैंने सबसे पहले लगाया 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन 6 है ना, तो 6 लिख दिया। नाउ n की वैल्यू निकालो, 6 माइनस 2 विल बी 4, 4 डिवाइड बाय 4 इट इज इक्वल टू 1। सो यस, n की वैल्यू 1 आ रही है और n की वैल्यू 1 2 3 0 1 2 3 में थी, तो इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये लग रही है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया एरोमेटिक। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल सी। अब अगर मैं यहाँ पर ये वाला मॉलिक्यूल ले लूँ, मैंने फिर से साइक्लोपेंटाडाइनाइल अब ले लिया कटायन, यहाँ पे कटायन बना दिया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो फिर से साइक्लिक रेजोनेंस है, आप फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, आपके पूरा साइक्लिक रेजोनेंस आएगी। ये पूरा का पूरा प्लेनर मॉलिक्यूल भी है, सारे के सारे sp2 कार्बन है। ठीक है, अब देखना हमें 4n प्लस 2 लगेगी कि 4n लगेगी। तो देखो सबसे पहले 4n प्लस 2 ही लगा के देखते हैं। सो 4n प्लस 2 इज इक्वल टू हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 2
3 4, कितने आए? सिर्फ 4 ही तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4. सो 4n इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज 2. तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या आई? 1/2. क्या 1/2 वैल्यू मैंने बताई थी एग्जिस्ट करती है? नो, मैंने सिर्फ 0 से लेकर 1 2 3 4 एंड सो ऑन बताया है, फ्रैक्शंस नहीं बताई. तो फ्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब ये वाली एक्सप्रेशन एप्लीकेबल नहीं है. तो देखते हैं 4n इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन वाली, ये एक्सप्रेशन वैलिड है. सो 4n इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 4. तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई? 1. और 1 की वैल्यू तो है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक है वैल्यू एंटी एरोमेटिक की. तो दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज एंटी एरोमेटिक. ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक है. अंडरस्टूड. अब एक ऐसे उसकी बात कर लेते हैं जो नॉन प्लेनरी हो, जिसमें कोई प्लेनरी ना हो. तो मैंने यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग ली, 2 डबल बॉन्ड्स ले लिए. अब इस कार्बन एटम पे मैंने कुछ नहीं लगाया, ठीक है. तो ये साइक्लिक रेजोनेंस दिखा रहा है. ये साइक्लिक रेजोनेंस तो इतना नहीं दिखा रहा. मतलब आप कह सकते हो कि ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है. इसका यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ. सो ये नेगेटिव चार्ज इधर आया, डबल बॉन्ड इधर आया, पॉजिटिव इधर आया. अब इसके आगे और कुछ यहाँ पे आ सकता है डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? नहीं. इसका मतलब ये फुल्ली साइक्लिक रेजोनेंस नहीं दिखा रहा. ऊपर से अगर आप इसका प्लेनैरिटी चेक करो, सारे कार्बन एटम ये चारों sp2 है, पर सिर्फ यही अकेला sp3 है. इसका मतलब ये स्ट्रक्चर क्या है? नॉन प्लेनर. इसका मतलब एरोमेटिसिटी का तो रोल ही खत्म हो गया. एरोमेटिसिटी तो मैं ऐसे बोल ही नहीं सकती ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, मैं कुछ नहीं बोल सकती. दैट इज वाई इट इज नॉन एरोमेटिक. क्या बोलते हैं हम? नॉन एरोमेटिक है. जब भी sp3 कार्बन दिख जाए नॉन एरोमेटिक है, ठीक है. सो ये होता है मेरा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक. अब यहाँ पर स्टेबलाइजेशन की बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास साइक्लिक रेजोनेंस हो और आपके पास प्लेनैरिटी भी हो, साइक्लिक रेजोनेंस हो, आपके पास प्लेनर मॉलिक्यूल भी है, तो फिर वहां पर 2 केस आए हैं मेरे पास. 2 केस कौन से हैं? एक है एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन वाला, जहां पे मेरा मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल बन रहा है, क्लोज शेल स्ट्रक्चर बन रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है. कौन सा है वो? एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, ठीक है. और एक बन रहा है क्लोज शेल स्ट्रक्चर नहीं है, पैरामैग्नेटिक है, एक्स्ट्रा destabilization वाला. So here it is called as anti-aromatic molecule. A लिख दिया मैंने, ठीक है. Anti-aromatic molecule. So ये पूरा था आपका एरोमेटिसिटी के बारे में, कैसे एरोमेटिसिटी डिफाइन हुई, कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, कैसे हक्कल रूल आया, फ्रोफ साइक्लिक रूल की हेल्प से आया. देन उसके बाद हमने स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल किसको बोला और डीस्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल किसको बोला, ठीक है. आई होप आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले अब क्या देखेंगे? इसके क्वेश्चंस देखेंगे. जैसे मैंने आपको ये 3 क्वेश्चंस आपको मैंने बताए हैं, ये 3 एग्जांपल्स लेके बताए, ऐसे ही मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आऊंगी, वो हम सॉल्व करेंगे. एंड देन इफ आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. आपको कोई भी वीडियो स्पेशली कोई टॉपिक देखना हो जो आप चाहते हो कि मैं पढ़ाऊं, आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको पढ़ाने की. इफ मजा आया हो एरोमेटिसिटी पढ़ के, सो डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब button. Don't forget to share this video with your friends also. We will meet in the next video. Thank you for watching. Bye bye.